हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 303 कोड नंबर 303 थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र का आज एग्ज़ाम था। सो गाइस एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है आपका और आंसर की निकल चुकी है। सो आपको मैं आज आंसर की बताने वाला हूँ दोस्तों। जिस लोग जो आज पेपर दे के आए वो अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप पास है फेल। इसके अलावा देखिए गाइस, मैं आपको श्योर करना चाहता हूँ आज की जो हमारी आंसर की है उसमें 30 में से लगभग 28 क्वेश्चन आप मान के चलिए सही हैं। राइट 28 क्वेश्चन है और एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। देखिए आपके लिए मैं क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, मैकेनिकल ब्रांच के जो भी मेरे पास आते हैं फिर मैं कुछ टैली करने के बाद आपको दिखाता हूँ। सो कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और किसी भी तरह से आप देखिए, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए सर इन क्वेश्चन का आंसर गलत है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करना ना भूलें। चलिए गाइस अपना पेपर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें कवर करने हैं। सारे आंसर बताए जाएंगे गाइस, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नोजल में भाप का प्रवाहक्रम, स्टीम फ्लो प्रोसेस इन नोजल, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसेंट्रोपिक या हाइपरबोलिक। तो ध्यान रखिए गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा सी आइसेंट्रोपिक। नोजल के अंदर जो स्टीम फ्लो प्रोसेस होता है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के थ्रू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ नोजल इज डाइवर्जेंट, एक नोजल है वो डाइवर्जेंट कब होगा? तो हमेशा ध्यान रखें नोजल तभी डाइवर्जेंट होगा जब उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द क्रिटिकल प्रेशर रेशो इन नोजल इज, ऑप्शन ए बी सी डी। थर्ड का करेक्ट आंसर गाइस डी होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे डी। अब अगर मैं बता दूं आपको क्वेश्चन गाइस, सबसे पीछे अगर आप देखेंगे आपका ये इक्वेशन भी दे रखी है आपको, ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके एग्जाम पेपर में ही दे रखा है, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, नोजल में अति संतृप्त प्रवाह में निम्न परिणाम नहीं होता, यानी कि सुपर सैचुरेट फ्लो इन नोजल डज नॉट। सुपर सैचुरेट फ्लो जो होता है नोजल के अंदर, उसमें क्या चीज़ अगर नहीं होती? देखिए एंट्रोपी इंक्रीज होती है, डिस्चार्ज इंक्रीज होता है, डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन एंथैल्पी ड्रॉप इंक्रीज नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रीहीटिंग, यानी कि किसी भी स्टीम टरबाइन में रीहीटिंग के क्या इफेक्ट होंगे? तो गाइस देखिए हमेशा ध्यान रखें जब भी आप स्टीम टरबाइन को रीहीट करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी। यानी कि देखिए एफिशिएंसी बढ़ने वाले कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर डी। ओके, और इसी के साथ ड्राइनेस फ्रैक्शन, यानी कि जो भाप में से पानी के अवशेष सभी हट जाते हैं, बिल्कुल एकदम प्योर भाप मिलती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए थर्मल एफिशिएंसी और ड्राइनेस फ्रैक्शन दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन। तो सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है उसकी कंडीशन आप देखेंगे जब कॉस स्क्वायर एल्फा होगी, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन क्या हो जाएगी? कॉस स्क्वायर एल्फा के बराबर। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशी टरबाइन, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, देखिए ये होता है RATEAU। तो राशि टरबाइन जो लिखा है वो देखिए, राशि टरबाइन क्या है? एक वेलोसिटी कंपाउंडेड है, प्रेशर कंपाउंडेड है, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडेड है, या फिर डी लेवल का टरबाइन है। तो गाइस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर कंपाउंडेड। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, टरबाइन की स्टेज एफिशिएंसी क्या होगी? टरबाइन की स्टेज एफिशिएंसी देखिए गाइस, आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ब्लेडिंग एफिशिएंसी, ठीक है, ब्लेडिंग एफिशिएंसी इनटू नोजल एफिशिएंसी, आपने पढ़ा है। बट अब देखिए यहाँ पे कहीं भी ब्लीडिंग एफिशिएंसी नहीं लिखा, बट गाइस ब्लीडिंग एफिशिएंसी को ही डायग्राम एफिशिएंसी कहा जाता है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डायग्राम एफिशिएंसी इनटू नोजल एफिशिएंसी। सो 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, फर्स्ट प्रैक्टिकल टरबाइन वाज मेड बाय। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, अगर ये बात करता है प्रैक्टिकल यानी कि वर्किंग, इससे पहले कई लोगों ने मॉडल बनाया। सबसे पहले देखिए अलेक्जेंडर के टाइम पे हीरो ने बनाया, उसके बाद जियोवानी ब्रांसा ने बनाया, उसके बाद इसने, और इसने पार्सन ने बनाया। पार्सन जो वैज्ञानिक था गाइस, उसने मॉडर्न टरबाइन बनाई थी, यानी कि जो एक वर्किंग होती है ना, जिससे हमने स्टीम टरबाइन जैसे चलाते हैं, जो वर्किंग प्रोसेस या जिससे हमने कोई अच्छा आउटपुट लिया हो या इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो की, वो बनाई थी पार्सन ने। तो इसीलिए अगर इस हिसाब से प्रैक्टिकल टरबाइन की बात की जाए तो हम लोग टिक करेंगे पार्सन को, क्योंकि मॉडर्न टरबाइन बनाने का श्रेय पार्सन को दिया जाता है। सो 9 का आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं गाइस अब। और क्वेश्चन नंबर 10, टरबाइन ब्लेड जो बना होती है, टरबाइन की ब्लेड देखिए ज़्यादातर हम लोग निकल स्टील की बनाते हैं। निकल मटेरियल में स्टील मिला दिया जाता है, ठीक है, एलॉय मटेरियल की बनाई जाती है, निकल और स्टील की। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, तीनों विधियों से निम्न में से ऊष्मांतरण होता है। अब वो कौन सा पदार्थ है, वो कौन सा मेथड है, कौन सी प्रोसेस है जिसमें तीनों मोड में ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सो गाइस बॉयलर फर्नेस होता है, वहाँ देखिए आप लोग कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है और फर्नेस भी होता है, तीनों ही प्रोसेस होती हैं। 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसमें से उसकी यूनिट क्या है? तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट है डी। क्वेश्चन नंबर डी, जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ठीक है। सो 12 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि सिलेंडर की बाह्य एवं आंतरिक त्रिज्या R2 एवं R1 है तो सिलेंडर से चालन द्वारा ऊष्मांतरण समानुपाती होगा। द हीट कंडक्शन थ्रू सिलेंडर इज प्रोपोर्शनल टू। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है गाइस, इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे करेक्ट करके बताएं। आप लोग करेक्ट बताएं कि ये आंसर सही है या गलत है, ठीक है। एक क्वेश्चन था जिसमें मैं कन्फ्यूजन हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग मुझे करेक्ट करके बताएंगे। मुझे लगता है ए या बी में से देखिए एक होगा, बट आपको बताना है ए या बी, और मुझे 99% लग रहा है कि ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस चीज़ की होती है? तो गाइस सबसे ज़्यादा देखिए, अगर लॉन्गेस्ट इन चारों में बात करूँ तो इंफ्रारेड रे, अवरक्त किरणें होती हैं, उनकी वेवलेंथ सबसे लंबी मानी जाती है इन चारों में से। वैसे तो इससे भी इंफ्रारेड से भी पहले कई होगी वेवलेंथ लंबी है, बट अगर इन चारों में बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड यानी कि सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मान लीजिए कोई खोखला गोला है, कोई खोखले गोले में आंतरिक त्रिज्या R1 है और बाहरी त्रिज्या R2 है, तो इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर है, ठीक है, मीन रेडियस ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा? सो गाइस देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा √R1R2 खोखले गोले की मीन रेडियस ऑफ हीट ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ऑटोमोबाइल रेडिएटर, जो ऑटोमोबाइल रेडिएटर देखा है उसका एक उदाहरण कौन सा होगा? गाइस ऑटोमोबाइल रेडिएटर का करेक्ट उदाहरण होगा क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर किसका उदाहरण है? ऑटोमोबाइल रेडिएटर का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, LMDT का मान सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो LMDT का मान गाइस सबसे ज़्यादा होता है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे काउंटर फ्लो। कई लोग पैरेलल आंसर टिक करेंगे, बट आपका गलत है गाइस, इंटरनेट पे एक बार अच्छे से चेक कर लेना, आपको अंतर दिखाया जाएगा कि वाई LMDT ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज ग्रेटर देन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। सो करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम इमिसिव पावर, जो मैक्सिमम इमिसिव पावर की वेवलेंथ किसके द्वारा दी जाती है? प्लैंक्स लॉ, किरचॉफ लॉ, वेन्स लॉ या स्टीफन बोल्ट्जमैन? तो ध्यान रखेंगे अधिकतम उत्सर्जन क्षमता की तरंग दैर्ध्य बताई जाती है वेन्स लॉ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अब हम लोग। इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, यानी कि इमिसिव पावर किस चीज़ पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस देखिए नेचर ऑफ बॉडी और टेम्परेचर तो है ही, और फिजिकल प्रॉपर्टी भी होता है, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 का आप कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा, बट कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एक्चुअल वैक्यूम इन अ कंडेंसर इज। अच्छा, ये एक फॉर्मूला हो रहा है जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज होना है। देखिए इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला बताऊँ, आपने पढ़ा होगा बैरोमीटर, ठीक है गाइस, बैरोमीटर का प्रेशर माइनस एक्चुअल प्रेशर, ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। बट अब आप देखिए बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, सही है, माइनस का साइन आ रहा है, ये रहा माइनस का साइन दोनों में। अब एक्चुअल प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर का एक एब्रीविएशन होता है एक्चुअल प्रेशर, ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर आप लोग मानेंगे ए। फिर भी अगर किसी को भी क्वेश्चन नंबर 20 में कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर शेयर करें, कमेंट में मुझे जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, अ कंडेंसर इन स्टीम पावर प्लांट, जो एक स्टीम पावर प्लांट होता है, स्टीम पावर प्लांट में कंडेंसर देखिए एक्सपांशन रेशो इंक्रीज करता है स्टीम का, बिल्कुल सही है, ठीक है, एक्सपांशन रेशो इंक्रीज करता है। रिड्यूस द बैक प्रेशर, स्टीम का जो बैक प्रेशर है उसे बिल्कुल एक बार टर्बाइन में आने के बाद वहाँ पे आ जाती है और उसको रिड्यूस कर देता है प्रेशर को। रिड्यूस द टेम्परेचर, और जो स्टीम आती है बहुत गर्म होती है और वो वहाँ पे आके ठंडी हो जाती है, सही है, तो इसीलिए 21 का ऑल ऑफ द अबव आप लोग करेक्ट टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का डी।
चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 22, द एयर पंप इज वर्किंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एयर पंप कौन सा होगा? सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 22, ला बैलेंस पंप, ला बैलेंस पंप। और वैसे तो 100% सही है, फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 23, द साइज ऑफ एयर पंप, यानी कि इन चारों में से कौन सा एयर पंप लार्जेस्ट होता है? जेट कंडेंसर का, इजेक्टर कंडेंसर का, रीजनरेटिव कंडेंसर का, या सर्विस? देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें थोड़ा सा डाउट है, हालांकि इसका आंसर होगा जेट कंडेंसर का सबसे बड़ा होता है। फिर भी आपको अगर क्वेश्चन नंबर 23 में भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, एयर लीकेज इन कंडेंसर। कंडेंसर में एयर लीकेज होता है, उससे क्या होगा? वैक्यूम एफिशिएंसी बढ़ेगी, कोरोजन बढ़ेगा, रिड्यूस बैक प्रेशर, रिड्यूस एयर पंप। देखिए, कभी भी लीकेज होने से क्या एफिशिएंसी बढ़ेगी? गलत हो गया। बैक प्रेशर रिड्यूस होगा, ठीक है, ये भी गलत नहीं होगा। रिड्यूसेस एयर पंप कैपेसिटी, भाई एयर पंप की कैपेसिटी कभी भी एयर लीकेज होने से नहीं होगी कंडेंसर में, ठीक है। हाँ, कोरोजन इंक्रीज हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगर किसी भी तरह से लीकेज हो गया, हवा आएगी अंदर, तो कोरोजन तो होगा ही होगा। सो राइट आंसर हो गया 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 25, एक कंडेंसर, अ कंडेंसर वेयर सर्कुलेटिंग वाटर फ्लो थ्रू ट्यूब्स एंड सराउंडेड बाय स्टीम, यानी कि एक कंडेंसर जिसमें कूलिंग जल नलिकाओं में पानी, ठंडा जल जल नलिकाओं में बहता है एवं भाप नलिकाओं के चारों ओर होती है, वो कौन सा है? जेट कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर, एवेपोरेटिव कंडेंसर, या हाई लेवल जेट कंडेंसर? क्वेश्चन नंबर 25 करेक्ट आंसर होगा बी गाइस, सरफेस कंडेंसर, जिसके अंदर ट्यूब के अंदर पानी होता है और उसके बाहर भाप रहती है। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखें, विच इज इफेक्टिव मेथड ऑफ कूलिंग वाटर। पानी को ठंडा करने की सबसे इफेक्टिव विधि क्या है? आपने देखे होंगे आजकल आर्टिफिशियल कूलिंग टावर, जिसमें से पानी क्या है लगातार ऊपर से नीचे होता रहता है, जिससे पानी जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ कूलिंग वाटर डिपेंड्स ऑन, यानी कि इवेपोरेशन की कूलिंग वाटर की रेट किस पे डिपेंड करती है? कूलिंग वाटर में जो इवेपोरेशन होता है उसकी रेट किस पे निर्भर करती है? देखिए, एयर टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ एयर, या एयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन तीनों पे ही डिपेंड करती है, इन तीनों पे डिपेंड करती है। इसीलिए आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ क्रिटिकल इंसुलेशन, क्रिटिकल इंसुलेशन की रेडियस क्या होगी फॉर अ सिलेंडर? तो राइट आंसर होगा 2kh। कई लोग इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज हो होंगे, बट मैं बता देता हूँ 2k/h होगा, कन्फ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, हीट ट्रांसफर रेट बाय कन्वेक्शन इज मैक्सिमम, यानी कि देखिए कन्वेक्शन के द्वारा हम लोग लिक्विड में और गैस दोनों में हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, बट सबसे तेज अगर मैं बात करूँ तो वो लिक्विड में होता है, सबसे तेज हीट कन्वेक्शन लिक्विड में माना जाता है, तुलना करें अगर हम गैसों की तो। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में जो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला होता है वो देखिए गाइस, ये रहा, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों चीज़ से मैगी, और सी मिनिमम अपॉन सी आर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सी आर, सी मिनिमम बाय सी मैक्सिमम को आप सी आर भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे 1 + CR और नीचे भी 1 + CR आ सकता था। तो देखिए ये हो गया, बाकी के आगे का भी काफ़ी आपका इजी था। तो गाइस आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आपके 310 के एग्जाम होने तक मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इसके अलावा आगे आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कमी लगे तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करके बताएं, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।